चलिए वी आर स्टार्टिंग विद बायोमोलिक्यूल्स टुडे। नाउ बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों को पढ़ना है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, अमीनो एसिड्स के बारे में, ठीक है, जिनको हम लोगों ने गहराई से पढ़ना है। कुछ बातें हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इन बातों को हम लोगों को इस चैप्टर में सीखना है। टू स्टार्ट विद वी आर स्टार्टिंग विद कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है भाई। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स पहले इनको बोला जाता था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है, बट एक्चुअली दे आर नॉट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एक्चुअली दे आर द मेन एनर्जी सोर्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे आर मेन एनर्जी सोर्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। कार्बोहाइड्रेट्स कुछ ऐसे कंपाउंड जिनका जनरल फॉर्मूला है हमारे पास CxH2OY, ठीक है। अगर मैं जनरल फॉर्मूला लूँ तो जनरल फॉर्मूला इनका क्या है, CxH2OY। इनको बनाया कैसे, बनते कैसे हैं ये, ठीक है। X मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Y मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। अब आप लोगों ने सुना होगा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, याद है कि नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट जो है वो फॉल करती है। जैसे ही सनलाइट फॉल करेगी इसके ऊपर भाइयों, क्लोरोफिल के ऊपर। क्लोरोफिल क्या है पता है सभी को, ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स। तो ये क्लोरोफिल के ऊपर जब फॉल करती है तो वहाँ से जो फोटो एनर्जी पैदा होती है उससे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वो हम लोग को देती है CxH2OY टाइम्स प्लस ऑक्सीजन, ठीक है भाई लोग। आई बात समझ, हमारे पास क्या आएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। डन भाई लोग, क्लियर हो गया। सो दिस इज द रिएक्शन, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस योर कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, बेसिकली दे आर एनर्जी सोर्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है भाई, क्लियर। चला जाए आगे, श्योर। अब इनिशियली कार्बोहाइड्रेट्स को बोला गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है भाई, और उनका क्यों ऐसा बोला गया, दे गॉट देयर नेम फ्रॉम द फॉर्मूला CxH2O5। देन अब यहाँ पर ये जो x और y है, दिस x and y कैन बी सेम, कैन बी डिफरेंट। x and y कैन बी सेम एंड कैन बी डिफरेंट एज वेल। अगर ये सेम है तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स बनती हैं। जैसे आप लोगों के पास आ गया C6H2O6, तो क्या बना ये C6H12O6, और इसको आप लोग क्या नाम देते हो, आई होप आप लोग जानते हैं इसको किस नाम से जाना जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब देखना जो मेडिकल वाले बच्चे हैं थोड़े प्रोएक्टिव हो जाएंगे क्योंकि उन लोगों ने सारा कुछ पढ़ा हुआ है +1 में, दे हैव ऑलरेडी रेड दिस चैप्टर इन +1, ठीक है भाई। तो अगर आप लोग x और y आप लोगों का सेम है तो मैं पुट कर रहा हूँ x को यहाँ पर 6 और y भी क्या आ गया, 6 आ गया, तो फॉर्मूला आ गया आप लोगों के पास C6H12 ग्लूकोज और फ्रक्टोज आ गया। और ये x और y डिफरेंट भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, C12H22O11, C12H22O11, दैट इज C12H2O11 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्या ये बन रहा है C12H22O11, और इसको आप लोग किस नाम से जानते हो, सुक्रोज। मर जाओ स्टार्ट वाला ही, दिस इज सुक्रोज, गंदे बच्चे, ठीक है, दिस इज सुक्रोज, ठीक है भाई, क्लियर। इसी को आप लोग एक और नाम से जानते हो, केन शुगर, ठीक है, क्लियर। जिसने स्टार्च बोला था उसी को इस केन शुगर के केन से पीटना चाहिए, क्लियर है भाइयों। तो they got their name carbohydrates from this molecular formula। लेकिन later on we found that कि जिनका ये molecular formula है, ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कंपाउंड का अगर molecular formula CxH2OY है तो वो कार्बोहाइड्रेट ही हो, ठीक है। ऐसा पाया गया कि बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिनका molecular formula तो यही है, but they are not carbohydrates, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास आया एसिटिक एसिड। आप लोग एसिटिक एसिड को जानते हो, विनेगर। क्या होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, दैट इज CH3COOH। और अगर आप लोग इसको लिखो CH2O की फॉर्म में तो क्या मैं इसको CH2 और यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ बेटा, क्या ये फॉर्मूला सेम है, CxH2OY बन रहा है और x और y क्या है, सेम है यहाँ पर, ठीक है। हियर क्या आपके पास आ रहा है, x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है भाई, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रहा था, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है भाई, ये और यहाँ पर हमारे पास x किसके बराबर आया 12 के, और y किसके बराबर आया 11 के। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये दोनों ये फॉर्मूला ओबे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास कंपाउंड है एसिटिक एसिड है हमारे पास, और ये फॉर्मूला ओबे कर रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दिस इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट बेटा, दिस इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। सो जो हमारा फर्स्ट इनिशियल डेफिनेशन रहा इसका कार्बोहाइड्रेट्स का, वो नल एंड वाइड हो जाता है यहाँ पर आके। ठीक है, सो वी नीड अ बेटर डेफिनेशन, वी नीड अ न्यू डेफिनेशन फॉर दैट। क्लियर? चला जाए, इसका एक और नया डेफिनेशन दिया गया और कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। व्हाट आर दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है, दे आर सब्सटेंस which contain polyhydroxy groups. They are polyhydroxy aldehydes और कीटोन्स। ठीक है भाई, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का मतलब क्या हुआ, इनके पास एक से ज़्यादा OH ग्रुप है और हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, दैट कैन बी एल्डिहाइड और दैट कैन बी एल्डिहाइड, दैट कैन बी कीटोन एज वेल। कॉपी करो पहले इतना जल्दी से। जब मैं बोल रहा हूँ तब आप लोग मत लिखा करें, तब सुना करें। जब आपको टाइम टू लिखने का तब लिखा करें। राइट इट डाउन बेटा। So carbohydrates can be defined as polyhydroxy aldehydes और ketones। ठीक है भाई, just note it down जल्दी जल्दी से। ले भाई, और इसमें एक एडिशन करा गया, और एनी कंपाउंड which on hydrolysis produce this polyhydroxy aldehyde और कीटोन। ठीक है, ये थोड़ी सी इसकी मोर रिफाइंड डेफिनेशन बनाई गई। पहली डेफिनेशन तो फेल हो गया, उसको तो नल एंड वाइड कर दिया गया। ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने पाया कि कुछ ऐसे, बहुत से ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जो ये फॉर्मूला ओबे कर रहे हैं, बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। हेंस वी गिव अ न्यू डेफिनेशन एंड दिस इज द डेफिनेशन। राइट इट डाउन एवरीवन जल्दी से। अब एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, CH3COH। अगर हम देखें तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ C2H2O। कैसे? अगर आप यहाँ पर देखो तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो क्या मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, और यहाँ पर x और y किसके बराबर आया 2 के, तो क्या इस फॉर्मूले को ओबे कर रहा है, इस फॉर्मूले को ओबे कर रहा है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना भाई। क्लियर? कॉपी दे सब्जी मान जल्दी करो। जी भाई लोग, क्लोरोफिल। हाँ जल्दी कर लो भाई, चले रेज दिस नाउ, जल्दी भाई जल्दी कॉपी करो। मैं रेज कर रहा हूं भाई। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या बनाए,
हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन किया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और एनी कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन प्रोड्यूस कर दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आया हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल और सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, और ये कार्बन, ठीक है भाई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, कितने कार्बन, C6H12O6। तो आप बड़े आराम से आप लोग काउंट कर सकते हैं कि इसका फॉर्मूला यही बन रहा है बेटा, काउंट कर लोगे बेटा, डन। अब इसी का एक और भाई है हमारे पास, दैट इज फ्रक्टोज, ठीक है, ये इसी का भाई है वो। नोट इट डाउन एवरीवन। और अगर आप लोग चाहो तो मैं इसको एक को शॉर्टकट तरीके में भी लिख सकता हूँ। डस्टर को लिखा किसी ने भाई घूमते हुए, भाई डस्टर को देखा किसी ने क्या, इसी को अगर आप लोग चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, लाइक दिस एज वेल। एक को दूसरे फॉर्मेट में लिख देता हूँ, CHOH और CH2OH 3 टाइम्स। इसी को अगर आप लोग चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज योर फ्रक्टोज, ठीक है, नोट इट डाउन बेटा। दूसरे वाला ठीक हो गया भाई लोग। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीकों से आप लोग इसको लिख सकते हो। दिस इज ग्लूकोज, दिस इज फ्रक्टोज। अब ये आप लोगों की इस डेफिनेशन को जस्टिफाई करता है कि बट आर कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स एक से ज्यादा OH ग्रुप लगा आपके पास, पॉलीहाइड्रोक्सी 1 2 3 1 2 3 1 4, ठीक है, 4 OH ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड CHO और एल्डिहाइड और कीटोन। अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, दिस इज ऑल्सो C6H12O6, दिस इज ऑल्सो C6H12O6, ये भी C6H12O6 ही है, लेकिन अंतर क्या है, वहां पर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर हमारे पास कीटो ग्रुप है, दोनों में ये अंतर है भाई। नजर आ रहा है अंतर, बोलो भाई, आई होप सबको क्लियर हो गया। दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अभी आप लोगों को इस फॉर्मूला को कैसे आया, ये कैसे आया, सिर्फ आप लोगों के बैक ऑफ द ब्रेन पे रहे, इनको सभी को एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कैसे बना, एवरीथिंग विल बी डन इन द क्लास ओनली। सिर्फ अभी आप लोगों को कुछ डाटा दिया जा रहा है कि आप लोगों को एक लिंक बन सके, बैक ऑफ द ब्रेन ये चीज़ें चली जाएंगी तो वहाँ से लिंक बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है भाई लोग, चला जाए आगे। तो ये कार्बन एटम है, दीज रिप्रेजेंट कार्बन एटम, ये कार्बन एटम है, ये हमारे पास ऑलरेडी कार्बन लिखा है, 1 2 2 और 3 4, 3 और 1 4 कार्बन, 5 कार्बन 6 कार्बन, हाइड्रोक्सिन को आप लोग काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, वहाँ पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ, क्या हुआ, क्या लिख दिया, यहाँ पर कीटो ग्रुप आ गया ना बेटा, ठीक है भाइयों, चला जाए आगे। शायद इस रेज ना हो, मुझे साथ साथ में रेज करना होगा, बस कर दो भाई। अब इनको एक और नाम दिया गया और यहीं से हम लोगों ने वहां से एक और डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और रिफाइंड वे में पाया गया। जैसे जैसे आप लोगों की स्टडी आगे बढ़ती जाएगी, आप लोग इसको और रिफाइंड वे में बनाते जाओगे, ठीक है। अभी मैं वापस बना रहा हूँ वो से एक और डेफिनेशन इसकी जो बन सकती है वो भी बता देते हैं आपको। ठीक है,
एक तो ये आप लोगों ने बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली जो इसको सेटिस्फाई करती है। लेटर ऑन हम लोगों ने पाया कि यहाँ पर एक इंटरनल बॉन्डिंग बनती है। बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक इंटरनल बॉन्डिंग बनती है। वो बॉन्डिंग बनती है OH वाले मॉलिक्यूल में और इस कार्बोनिल वाले मॉलिक्यूल में। वो कार्बोनिल का जो मॉलिक्यूल आप लोगों का CO वाला मॉलिक्यूल है वो एल्डिहाइड का वो हो सकता है या कीटोन का हो सकता है। तो यहाँ पर एक इंटरनल बॉन्डिंग बनती है। और वो बॉन्डिंग कैसे बनती है, अगर उस बॉन्डिंग को दिखाना है आप लोगों को तो लेट्स सी कि हम लोग इसको अगर मैं खोल दूँ तो कैसे बोल सकता हूँ मैं इसको, बोलिए भाई। तो यहाँ से ये वाला OH जो हमारे पास है इसका एक H उठेगा यहाँ से, ध्यान देना, इसका एक H गया यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, OH आ गया। अब ध्यान देने वाली बात है, इसको समझ लीजिए। पहले आप लोगों के पास सिर्फ डाटा आएगा आज का दिन, बाद में ये डाटे के साथ डाटा कनेक्ट होता जाएगा तो चीज़ें ईजी बनती जाएगी। तो जब ये H यहाँ से उठ के यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन की तो वैलेंसी पूरी होगी। पहले डबल बॉन्ड पूरी कर रहा था, अब ये ऑक्सीजन H पूरा कर रहा है, डन बेटा। लेकिन क्या इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है? नहीं। इस कार्बन में कितनी बॉन्ड है, 1 2 3, इसकी एक वैलेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। सिमिलरली अगर आप नीचे आ जाओ तो यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 2 3 4 बॉन्ड बन रही है। जब यहाँ से H गया तो इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी कम हो गई ना बेटा, हो गया बेटा। तो ये वाला ऑक्सीजन, अब ये वाला ऑक्सीजन और इस वाले कार्बन में एक कॉमन ऑक्सीजन आ जाता है लाइक दिस। ये वाला ऑक्सीजन दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हेमी एसेटल। क्या बोलते हैं, हेमी एसेटल। क्या बोला जाएगा, हेमी एसेटल। सिमिलरली यहाँ पर भी ये कांड होगा और यहाँ पर ये कांड कैसे होगा, अलग तरीके से देखिएगा ज़रा। यहाँ पर फिर से ये वाला जो डबल बॉन्ड वाला O है, ये वाला जो डबल बॉन्ड वाला O है, तो इस डबल बॉन्ड वाले O का एक बॉन्ड टूटा, यहाँ से एक H चला जाएगा इसके पास। तो भाई इसका घर तो पूरा हो गया, ये तो खुश है। यहाँ पर मेरे पास कौन है, यहाँ पर मेरे पास है CH2O। कार्बन की वैलेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 2 और 2 हाइड्रोजन 4 पूरी है, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैलेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसकी वैलेंसी को, ऑक्सीजन की वैलेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसकी वैलेंसी को फर्क पड़ा वो कौन है, रेज योर हैंड्स कि किसकी वैलेंसी को फर्क पड़ रहा है यहाँ पर, बताइए जरा। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी को और इस कार्बन की वैलेंसी को। तो क्या होगा कि इन दोनों में ये वाला ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, ये वाला एक ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है भाई, डन भाई लोग। दिस लिंकेज विल बी कॉल्ड हेमी एसेटल लिंकेज, ठीक है भाई। और यहाँ से डेफिनेशन होगी रिवाइज, जस्ट नोट इट डाउन एवरीवन नाउ, नोट इट डाउन अ न्यू डेफिनेशन। पहले ये बना लो आराम से, पहले ये बनाओ सभी लोग आराम से, पहले ये बनाओ आराम से। ये बना लिया, जल्दी से हाथ चलाना भाई लोग प्लीज, थोड़ा सा काम जल्दी करना। क्या 5 हो गए भाई, किस कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं, हाँ इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं, वेरी गुड। पहले तूने बताया यार, ये वाला H नहीं आना ना यहाँ पर, ये वाला H नहीं है ना यहाँ पर। यहाँ पर क्या बॉन्ड बना था, C डबल बॉन्ड O था ना भाई, तो C डबल बॉन्ड O था, कीटो ग्रुप था, वो H नहीं आना था। अब देखो कितनी बॉन्ड्स हैं, अब ठीक है ना भाई, 4 बॉन्ड्स है। वहाँ पर एल्डिहाइड था, यहाँ पर कीटो ग्रुप है, तो C डबल बॉन्ड O था, सिर्फ 1 2 3 4 बॉन्ड थी, तो वो वाला H यहाँ पर आया तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का टूट गया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सबको, क्या फिर से बताऊँ? यहाँ पर C डबल बॉन्ड O था पहले, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ C डबल बॉन्ड O था, कीटो ग्रुप था ना पहले। तो अभी क्या हुआ, ठीक है, जब ये वाला H आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूट गया, इस वाले ऑक्सीजन की तो वैलेंसी पूरी हुई, यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड आ गई, तो उनको पूरा करने के लिए ये वाला लिंकेज बन जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? राइट इट डाउन नाउ, लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंटरनल हेमी एसिटल फॉर्मेशन। जल्दी हाथ चलाइएगा। ऑन द बेसिस ऑफ अबव, on the basis of above internal hemiacetal formation, on the basis of above hemiacetal formation, लिख दूं क्या? on the basis of above hemiacetal formation, hemiacetal formation, on the basis of above hemiacetal formation, the carbohydrates may be defined as
the carbohydrates may be defined as the polyhydroxy compounds, may be defined as the polyhydroxy compounds that have an aldehyde or keto group, that have an aldehyde or a ketone functional group, either free or as hemiacetal or acetal. क्लियर बेटा? चला रेज दिस नाउ. अभी तक हम लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन ही दिया इसका और कुछ नहीं दिया, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन दिया. पहले कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोला था? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. ठीक है, पहले क्या बोलते थे इनिशियली? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. हम लोगों ने कहा नहीं, वो गलत डेफिनेशन है. हाइड्रेट ऑफ कार्बन को तो हम लोगों ने क्या कर दिया? रूल आउट कर दिया कि ये नहीं हो सकता भाई. फिर हम लोगों ने नया डेफिनेशन दिया कि ये है आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स. लेटर ऑन इसमें ये चीज ऐड ऑन करेगी कि दे आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स or any compound which on hydrolysis produces polyhydroxy aldehyde और कीटोन प्रोड्यूस कर दे, वो भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है. नाउ हम लोगों ने एक और एडिशन कर दिया कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और कंपाउंड्स which on hydrolysis produces polyhydroxy aldehyde और कीटोन्स in which we have aldehydic or ketonic function group which can be free or which can exist in the hemiacetal form as well. तो ये सारी इसकी क्या होगी? डेफिनेशन ही हुई है सिर्फ. और ये क्या कर रही है? एवोल्यूशन हो रहा है, ग्रो हो रही है, डेफिनेशन चेंज हो रही है साथ साथ में. ठीक है भाई. अब कार्बोहाइड्रेट्स को एक और नाम से जाना जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैकरिन्स. इनको किस और नाम से जाना जाता है? सैकरिन्स के नाम से भी जाना जाता है. प्रोनाउंसिएशन मैन टू मैन वेरी कर सकती है. मेरा भाई आप लोग इसको सैकरिन भी बोलते हो, कई लोग प्रोनाउंसिएशन में सैकरिन बोलते हैं, कई सैकरिन्स बोलते हैं, कई लोग अपना मुंह टेढ़ा करके पता नहीं क्या क्या बोलते हैं. तो जो बोलना बोली जाओ. दे आर कॉल्ड एज सैकरिन्स. ठीक है भाई. अब सैकरिन्स लैटिन वर्ड का मतलब होता है इसका शुगर. ठीक है, सैकरम वर्ड है, सैकरम वर्ड से लिया गया सैकरिन. ठीक है. अब ये होता है शुगर इसका मतलब, और ये होते हैं स्वीट, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? शुगर्स. क्या बोला जाता है इनको? शुगर्स. और शुगर से नाम आया सैकरिन आया. ठीक है. सैकरम वर्ड होता है, लैटिन वर्ड होता है सैकरम, इसका मतलब होता है शुगर्स. ठीक है बेटा. और शुगर्स ये स्वीट्स होते हैं, इसलिए यहाँ से आया शुगर, और शुगर को हम लोग ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं? सैकरम्स. ठीक है. सैकरम वर्ड से बना सैकरिन्स. नाउ दिस वर्ड इज यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट एज वेल. हम लोग इसकी यहाँ से भी क्लासिफिकेशन करते हैं, और वो क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है ध्यान दीजिएगा ज़रा. ठीक है. वी कैन कॉल देम एज मोनोसेकेराइड्स. कार्बोहाइड्रेट्स को आप लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? दे कैन बी क्लासीफाइड एज मोनोसेकेराइड्स, दे कैन बी क्लासीफाइड एज अलिगोसेकेराइड्स, दे कैन बी क्लासीफाइड एज पॉलीसेकेराइड्स एज वेल. अब ये बायो वाले बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट को, जिनको हम लोग सेकेराइड्स भी कह रहे हैं, अगर हम उनको क्लासीफाई करें तो वी कैन क्लासीफाई देम एज मोनोसेकेराइड्स, we can classify them as oligosaccharides, and we can classify them as polysaccharides as well. I hope जितना मैंने अभी तक बताया सबको क्लियर है बेटा. ठीक है. अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे इस चैप्टर में अपने आप ही जुड़ती जाएंगी. ठीक है भाई. तो मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स. अब व्हाट आर मोनोसेकेराइड्स? ठीक है. अब जो वर्ड मोनोसेकेराइड है, यहीं से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि मोनोसेकेराइड्स होते हैं जो बड़े ही स्मॉलर यूनिट्स होते हैं.
ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं हमारे पास, इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता, दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, इनको हाइड्रोलाइज करके फर्दर हम लोग कोई और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बना सकते, दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, टू गिव स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स, और स्मॉलर यूनिट्स नहीं दे सकते क्योंकि ये खुद ही सबसे छोटे होते हैं, ठीक है भाई, क्लियर, आई बात समझ। तो इनका एग्जाम्पल्स क्या है, अगर मैं इनकी पहले एग्जाम्पल ले लूँ आप लोगों के साथ, दीज आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, रिबोज, ठीक है, इनसे फर्दर आप लोग और नहीं बना सकते, तो हम बाय डेफिनेशन क्या बोलते हैं, यस एनी केसेस, क्या बोलोगे आप लोग बाय डेफिनेशन, लिखो, नोट करो, यही वाला मटेरियल किसके पास है, यही वाला मटेरियल किसके पास है, आपको बोला गया था अपना स्टडी मटेरियल साथ में लेके आइएगा, लेके आए, जिसके पास स्टडी मटेरियल नहीं है वो खड़ा हो जाओ पहले, तो जिसके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, जिसके नहीं मिला वो अलग बात है, तुम बैठा है, बाकी सारे खड़े हो जाए, स्टडी मटेरियल अलग था, ठीक है, बहुत जाहिल किस्म के लोग हो यार आप लोग, कैसे लोग हो आप लोग को एक बार प्यार से बात समझाइए, समझ नहीं आती क्या, खड़े रहो सारे, तो these cannot be further hydrolyzed, cannot be further hydrolyzed to give, you are not allowed to speak, to give simple polyhydroxy aldehydes और polyhydroxy ketones, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, इनको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद ही सबसे छोटे हैं, ठीक है, ये सिंपलेस्ट यूनिट्स होते हैं, इनको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज करके और छोटे यूनिट्स नहीं बना सकते इनसे, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड्स। डन भाई लोग। देन हमारे पास आया अलिगोसैकेराइड्स। अब अलिगोसैकेराइड्स कौन है, एग्जांपल क्या है मेरे पास, सबसे कॉमन एग्जांपल इसका सुक्रोज, ठीक है। अब इनकी खास, हाँ जी, खास बात क्या है कि these consist of about 2 to 10 units of मोनोसैकेराइड्स। 2 to 10 यूनिट्स होते हैं हमारे पास इसमें, और ये जब टूटते हैं तो और हमारे पास मॉलिक्यूल आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सुक्रोज का, तो जब सुक्रोज को आप लोग हाइड्रोलाइज करेंगे, अगर आप लोग सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं H2O इन दी प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव लिख दो, या फिर आप लोग यहाँ पर कितना मिलेगा H3O पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या बनेगा आप लोगों के पास, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। यानी कि अगर आप लोग इनको हाइड्रोलाइज करते हो तो आप लोगों के पास 2 से 10 स्मॉलर यूनिट्स आ सकते हैं आप लोगों के पास। देन भाई लोग याद रहेगा, सो अगर आप लोग अपने नोट्स में चेक करोगे तो लिखा होगा यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स, दे विल बी यील्डिंग 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स, दे विल बी यील्डिंग 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स, 2 to 10 monosaccharides on hydrolysis। अगर आप लोग इनका हाइड्रोलिसिस करते हो तो 2 से 10 हमारे पास मोनोसैकेराइड्स आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग इसको याद रखिए, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है आप लोग के पास, ठीक है भाई लोग। देन हमारे पास आते हैं पॉलीसैकेराइड्स, एज द वर्ड सजेस्ट पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड्स क्या हो सकते हैं, जिनके पास कितने ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स, जब वो टूटेंगे तो हमारे पास कितने ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स बनते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल इनका दैट इज स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च और बताइए, स्टार्च, सेलुलोज और एक्सेट्रा। क्लियर, जब ये टूटेंगे हमारे पास कई और मॉलिक्यूल्स निकलते हैं हमारे पास, ठीक है भाई लोग। डन, क्लियर। आप लोगों ने ऑलरेडी सुना भी होगा स्टार्च वगैरह के बारे में, सुना है कि नहीं। सिंपल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, शॉर्ट में लिख देना बेटा, सिंपल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स यील्ड 2 to 10 पॉलीसैकेराइड्स ऑन मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है भाई। चला जाए आगे। तो आप लोग अगर स्टार्च ले लेते हो यहाँ पर, अगर आप लोग एग्जाम्पल लेना है तो आप लोग यहाँ पर स्टार्च ले लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने स्टार्च लिया,
ठीक है। तो जब ये टूटेगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, n मोनोसेकेराइड्स। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूँ आप लोगों को, ठीक है, तो ये कितने मोनोसेकेराइड्स हम लोगों को दे सकता है। ठीक है भाई लोग, क्लियर। भाई साहब क्या नाम है आपका, वो आप पीछे खड़े हो जाओ, भाई तुम आगे आ जाओ, जाओ पीछे खड़े हो जाओ। आदित्य तुम दोनों पीछे ले जाओ, चैतन्य को आगे आ जाओ, रहने तो बैठा खड़े रहो यहीं पर, चैतन्य को आगे आ जाओ, भाई चैतन्य भाई साहब उठ के आगे आ जाओ। भाई साहब जो खड़े हैं वो पीछे जाके खड़े हो जाए ना, जो बैठा था बस उसको आगे आना है, बाकी खड़े रहो पीछे। जो भाई साहब बैठे थे सिर्फ उनको आगे आना है, बाकी पीछे खड़े रहो आराम से, कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग एक छोटी सी बात नहीं समझ सकते, दैट मीन्स आप लोगों का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो खड़े रहने पे शायद वो ठीक हो जाए। खड़े रहिए, शायद ठीक हो जाए। ठीक है भाई, मैं कहता हूँ इतने डम किस्म के लोग हैं, उनको सिंपल बात भी समझ नहीं आ रही। जशन भाई साहब आप वहाँ जाओ, और भाई साहब तुम यहाँ आओ, समझ नहीं आती क्या, पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों, हद हो गई यार, सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही आप लोगों को। तो ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट बात रहेगी, इसके ऊपर कई क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों के पास। ठीक है भाइयों, तो जस्ट नोट इट डाउन, इसके बाद में इसको और आगे बढ़ाएंगे। जल्दी कीजिएगा भाई। चला जाए आगे बेटा, चलो रेज दिस नाउ। चलिए यहाँ पर आप लोग इसकी एक क्लासिफिकेशन और देख सकते हो। देखो इनको क्या बोला गया, शुगर्स बोला गया ना बेटा। तो इनमें से ये है तो सारे शुगर्स, लेकिन दीज टू मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स दे आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर्स बेटा। इन दोनों को क्या कहा जाता है, रिड्यूसिंग शुगर्स। आगे जाके पता लगेगा क्यों। दे आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर्स एंड दे आर नोन एज पॉलीसेकेराइड्स आर नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। है दोनों शुगर्स, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन जो सेकेराइड्स, दो सेकेराइड्स विच रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन, याद है फेलिंग सॉल्यूशन कहाँ इस्तेमाल किया था, विच रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है, याद आया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, याद आया भाई। तो हम लोग कहते हैं कि जो शुगर्स, दो शुगर विच कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेंडिक्स रिएजेंट, they are known as reducing sugars, and those who cannot do that will be called as non-reducing sugars. And your monosaccharides and oligosaccharides come into the category or fall into the category of reducing sugars, whereas your polysaccharides fall into the category of non-reducing sugars. यहाँ पर एक छोटी छोटी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, so please keep noting down. ठीक है भाई। अब जब यहाँ पर डेफिनेशन को बढ़ाया तो क्या बताया था आप लोगों को, ठीक है, इतना क्लियर हो गया पहले, ये याद रखिएगा। अब अगर हम लोग थोड़ा सा और फर्दर एक्सपैंड करते हैं अपने मोनोसेकेराइड को, सिर्फ अभी इन दोनों को मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, पहले इनकी क्लासिफिकेशन समझ आ गया। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोगों ने क्लासीफाई किया एज दे कैन बी कॉल्ड एज सेकेराइड्स एज वेल, और सेकेराइड्स को मैंने बोला कि दे कैन बी मोनोसेकेराइड्स, दे कैन बी ओलिगोसेकेराइड्स, दे कैन बी पॉलीसेकेराइड्स। Then we classified them as reducing sugars and non-reducing sugars. तो जो हमारे टॉलरेंस रिएजेंट हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन हो गया, बेंडिक रिएजेंट हो गया, अगर इनको रिड्यूस कर रहा है तो वो होगा रिड्यूसिंग शुगर, अगर नहीं कर रहा तो वो कौन होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। आगे जाके ये रिएक्शंस आप लोग करने वाले हो, अभी सिर्फ इनका बेसिक आइडिया ले रहे हैं हम लोग आज। क्लियर हुआ भाई, चला जाए आगे।
इनमें एक और पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हो, जो हमारे पास ये रिड्यूसिंग शुगर्स है ना बेटा, प्लीज डोंट टॉक, जो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर्स है, इनका जो हमारे पास कीटोन ग्रुप या फिर एल्डिहाइड ग्रुप है ना, दैट इज फ्री, दे हैव फ्री कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप। लेकिन इनका पॉलीसेकेराइड्स में या नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में दे हैव बाउंडेड कीटोनिक और एल्डिहाइड ग्रुप, इसीलिए ये रिड्यूसिंग शुगर है और वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चला जाए आगे, तो अब मुझे रेस करना पड़ेगा। अब अगर इन सभी के बाद हम लोग सिर्फ बात करें अपने एक मॉलिक्यूल टाइप की कार्बोहाइड्रेट्स की, दैट इज मोनोसेकेराइड्स। अगर हम लोग सिर्फ मोनोसेकेराइड्स के बारे में फिलहाल के तौर पे बात करें तो हम लोग उनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, सिर्फ मोनोसेकेराइड्स को। तो मोनोसेकेराइड्स की अगर आप लोगों को क्लासिफिकेशन करना है तो दे कैन क्लासीफाइड ऑन द बेसिस, टू टाइप ऑफ बेसिस, हम लोगों को दो तरह के तरीकों से हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं मोनोसेकेराइड्स को। नंबर 1 हम लोगों को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दैट, उनमें कितने कार्बन एटम हैं उनके हिसाब से, और दूसरा उनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सो दे कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसेकेराइड्स को अगर हम लोगों को सिर्फ क्लासीफाई करना है तो वी कैन क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उनमें कितने कार्बन एटम्स हैं। सेकेंडली वी कैन क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप दो तरह का हो सकता था, अभी हम लोगों ने बताया। पॉलीहाइड्रोक्सी तो है ही, ये पॉलीहाइड्रोक्सी तो है ही, डेफिनेशन में लिख दिया था, साथ में क्या लिखा था, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो हमारे पास ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है हमारे पास यहाँ पर, और हमारे पास कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है, कीटोन ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, अगर हुआ आप लोगों के पास एल्डिहाइड ग्रुप तो उनको बोला जाएगा एल्डोस, और अगर हुआ कीटोन ग्रुप तो उनको बोला जाएगा कीटोस। ठीक है भाई, ये इस ओस वर्ड का मतलब होता है शुगर। ठीक है, ओस वर्ड का मतलब क्या है, शुगर। एल्डोस का मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोस का मतलब कि कीटो ग्रुप है। क्लियर भाई लोग, आई बात समझ। नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर हम कार्बन एटम की बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं तो अगर आपके पास 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, तो उनके बेसिस के ऊपर अगर 3 कार्बन है तो उसको बोला जाएगा ट्रायोस। क्या बोला जाएगा, ट्रायोस, 3 कार्बन वाला शुगर। ऑस मीन शुगर, ट्रायोस 3 कार्बन वाला शुगर। टेट्रोस, ठीक है भाई, पेंटोस, हेक्सोस, जितने कार्बन है वो आप लोग साथ में एज अ प्रीफिक्स लगा दीजिए तो वो हमारे पास आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एम आई क्लियर भाई लोग? किसी के मन में कोई दुविधा परेशानी है तो प्लीज बताइएगा, अदरवाइज शांति से नोट करते जाइए और अपने नोट्स बनाते जाइए। ठीक है भाई लोग, तो क्या ये क्लासिफिकेशन समझ आ गया? चला जाए आगे। अब यहीं पर अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहीं पर इसको इम्प्रूव करूं, बात को, पूरी चीज़ों को क्लब करूं, पता लग गया अगर कीटोन ग्रुप है और 3 कार्बन है तो वो क्या बन जाएगा, एल्डोस और 3 कार्बन, ट्राई एल्डोस। क्या बोला जाएगा उसको, ट्राई एल्डोस। और अगर कीटोन ग्रुप है और 3 कार्बन है, ट्राई कीटोस। ठीक, बनी बात? कॉपी कीजिए, मैं बताता हूँ फिर से, जल्दी करो जरा। मैं रेज कर दूं बेटा? तो अब अगर आप लोगों के पास, यहीं से कर रहा हूं, अगर 4 कार्बन है तो एल्डो ग्रुप लगा है तो क्या लिखोगे, एल्डो टेट्रोस। अगर कीटो ग्रुप लगा होता तो कीटो टेट्रोस। अगर 5 लगा तो पेंटो, क्या आ जाएगा, पेंटो नहीं, क्या लिखोगे, एल्डो पेंटोस। क्या आ जाएगा, एल्डो पेंटोस, और क्या आ जाएगा, कीटो पेंटोस। ठीक है, ऐसे ही क्या आ जाएगा यहाँ पर, एल्डो हेक्सोस एंड कीटो हेक्सोस। ठीक है भाई लोग, आसान काम है।
ठीक है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो वर्ड आ जाएगा साथ में, अगर हमारे पास कीटो ग्रुप है तो कीटो वर्ड आ जाएगा एज अ प्रीफिक्स। और 3 कार्बन है तो ट्राई आएगा, 4 के लिए टेट्रा आएगा, 5 के लिए पेंटा आएगा, 6 के लिए हेक्स आएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। बोलो भाई। नोट डाउन बेटा कर लीजिए जल्दी से। चलो आगे भाई। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया। देन वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोसेकेराइड्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, जैसे हेडिंग बना लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। चला जाए। अब पूरी डेफिनेशन में जब आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो आप लोग एक और बड़ा बेहतरीन वर्ड इसमें ऐड कर सकते थे, ठीक है, वो आगे जाके हम लोगों ने ऐड करना है, ठीक है, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना बेटा, दे आर ऑप्टिकली, पूरी डेफिनेशन क्या बनेगी अब, और वो डेफिनेशन यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज भी आ जाएगी मोनोसेकेराइड्स की, एंड दैट इज हम लोगों ने क्या लिखा अभी तक, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी। तो हम लोग पूरी डेफिनेशन क्या लिखते हैं कि दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और substances or compounds which on hydrolysis produce polyhydroxy aldehydes or ketones in which the function group that is aldehydic or ketone function group can be free or exist as hemiacetal or acetal। डैम ये पूरा कंप्लीट डेफिनेशन बनता है उनका। अब आने वाले टॉपिक में अभी हम लोगों ने पता लग गया पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, एल्डिहाइड कीटोन का मतलब क्या लग गया पता। अब ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं सब्सटेंस, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर दे विल बी डिफ्लेक्टिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट और टुवर्ड्स द राइट। अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अगर कोई भी सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और उसको आइदर लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर डिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है भाई, तो ये मोनोसेकेराइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑल मोनोसेकेराइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। पहला पॉइंट बनाइए आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स में लिखिए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही डेफिनेशन में भी ऐड हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स की। मोनोसेकेराइड्स का पहला पॉइंट लिखिए कि मोनोसेकेराइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर, आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। मोनोसेकेराइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर due to the presence of chiral carbon atom, due to the presence of chiral carbon atom। I hope आप लोगों को पता होगा what is chiral carbon atom। ठीक है, due to the presence of chiral carbon atom, monosaccharides are optically active due to the presence of chiral carbon atom। Done बेटा। Next point, all monosaccharides are वाटर सॉल्युबल। जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं हमारे पास, ऑल ऑफ देम आर वाटर सॉल्युबल। ऑल मोनोसेकेराइड्स आर वाटर सॉल्युबल, आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, पानी में घुल जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है between the different OH groups, between the different OH groups, because of the presence of hydrogen bonding between the different OH groups and surrounding water molecules, different OH groups and surrounding water molecules, surrounding water molecules में, और इनमें OH ग्रुप होता है ना बेटा, अभी बनाया था मैंने, OH ग्रुप होता है ना बेटा, तो वो OH ग्रुप और यहाँ पर जो वाटर है हमारे पास,
उनमें क्या बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण दे आर ऑल वाटर सॉल्युबल। ठीक है, मोनो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मोनोसैकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट, monosaccharides have sweet taste, monosaccharides have sweet taste, and upon heating they get charred, CHARRED, they get charred and give the smell of burning sugar की smell, CHARRED, they get charred and give the smell of burning sugar and gives the smell of burning sugar। ये कुछ पॉइंट जो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, very important point, the chemical characteristics of monosaccharides, जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है हमें, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, दैट इज OH ग्रुप एंड कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप which may be either aldehyde और कीटोन। वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, पता है ना, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। क्लियर भाई लोग? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ना जाना, सिर्फ हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा कि क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ आज डेफिनेशन ही हुआ। तो एट द एंड ऑफ दिस कंप्लीट लेक्चर हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, लास्ट में डेफिनेशन देंगे। तो क्या डेफिनेशन होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ठीक है, विच इज आइदर फ्री और एग्जिस्ट एज हेमी एसिटल और एसिटल। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? और क्या बोला, और सब्सटेंसेस विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। एम आई क्लियर? तो ये आप लोगों को कल तक सबको आना चाहिए, इससे आगे कल लेक्चर आगे बढ़ेगा। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, दैट विल बी ऑल फॉर द डे। एक बार 2 मिनट जिनको क्लास